हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में। और आज हम बात करेंगे गरुभंजन महाराजा महिपति शाह के बारे में। तो महाराजा महिपति शाह को गरुभंजन के नाम से जाना जाता है और माधो सिंह भंडारी को भी गरुभंजक कहा जाता है। तो एक ही चीज़ है, ये दोनों कंफ्यूज मत होना आप। तो जो पावरफुल शासक रहते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता है जो कि एकदम हट के काम करते हैं, तो उनको इस तरीके की उपाधियाँ दी जाती थी। तो ध्यान रखेंगे, गरुभंजन या गरुभंजक महाराजा महिपति शाह को भी कहा जाता है और माधो सिंह भंडारी को भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। तो 1631 से 1634 तक राजा महिपति शाह शासन संभालेंगे परमार वंश में। और इस 3 साल के टाइम पीरियड में तिब्बत में 3 बार आक्रमण करेंगे और इसका वर्णन मिलेगा अर्ली जैसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया बुक में। ये बुक किसने लिखी है? वेसल्स ने। ठीक है, अभी आगे लिखवाऊंगा इस पॉइंट को। तो ये बुक वेसल्स द्वारा लिखी गई है और इस बुक में ये वर्णन किया गया है कि महिपति शाह ने तिब्बत पर आक्रमण किए थे। तो महिपति शाह के तिब्बत अभियान के बारे में हमें किस बुक से जानकारी मिलती है? अर्ली जैसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले शासक कौन है? राजा महिपति शाह। और 48 वर्ष की उम्र में लगभग ये राजा बने थे। तो इतने बूढ़े होने के बावजूद भी ये राजा बने थे। और आप इस जवानी में भी अगर पढ़ नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो यार बेकार है। फिर अच्छे से पढ़िए। हमेशा कहता हूँ, जितना भी आपको लिखवाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, सारे नोट कीजिए और याद कीजिए। क्योंकि उत्तराखंड के हर पेपर में अब लगभग 40 नंबर का उत्तराखंड आता है और पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं यार कि आपको अच्छा मैटर उपलब्ध करवाएं। और इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर हमारे ऑनलाइन क्लास में से नहीं आया ना, तो कहीं से भी नहीं आने वाला है। इतना तो मुझे विश्वास है। मैं ये नहीं कहता यार कि हमारे ऑनलाइन कोर्स से पेपर पूरा छप जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर यहाँ से नहीं आया तो फिर कहाँ से आएगा यार। कम से कम 10 से 12 बुकों के नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चलिए छोड़ो ये, अब ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं करते हैं बात। अब हम बात करते हैं तो सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले 48 वर्ष की उम्र में, और ये 46वें राजा थे। कहाँ के? परमार वंश के। तो 3 बार जब तिब्बत पर आक्रमण किया, वर्णन मिलता है अर्ली जैसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया में। तो मोलाराम ने इनको उपाधि दे दी महाप्रचंड भुजदंड की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मोलाराम ने महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी महाराजा महिपति शाह को। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि महाराजा महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा? तो मोलाराम। इस टाइप से आपके सामने विजय राम 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आप लगा सकते हैं आराम से अपना उत्तर मोलाराम पर। इसके अतिरिक्त मेन जो फैक्ट है वो है, मुस्लिम लेखकों ने अक्खड़ राजा बताया है। तो राजा महिपति शाह को अक्खड़ राजा इसलिए बताया है क्योंकि जो इनके समकालीन शासक थे शाहजहाँ, जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था, दिल्ली में शाहजहाँ का, तो इन्होंने एक निमंत्रण पत्र भिजवाया था महिपति शाह को कि आइए हमारे दरबार में आइए और मेरा राज्याभिषेक देखिए। लेकिन महिपति शाह वहाँ नहीं जाते हैं। कारण ये बताया जाता है कि दूर था भैया, गढ़वाल से दिल्ली जाना दूर था, जिस कारण महिपति शाह वहाँ नहीं जा पाए थे। लेकिन मुस्लिम लेखकों ने अक्खड़ राजा की उपाधि दे दी किसको? महिपति शाह को। तो ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लेखकों ने किसे अक्खड़ राजा कहा है? महिपति शाह को। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य सेनापति कौन कौन है। माधो सिंह भंडारी। मैंने भड़ लिखा है, भड़ का अर्थ होता है वीर। ठीक है, तो माधो सिंह भंडारी महिपति शाह के सबसे मुख्य सेनापतियों में से एक था। रिखोला लोधी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बनवारी दास और बर्थवाल भाई, जिनमें से एक भाई का नाम भीम सिंह बर्थवाल है, दूसरे भाई का नाम आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। रडुआ गांव के निवासी थे। ठीक है, रडुआ गांव के ये निवासी थे। थोड़ा सा देख लेते हैं रिखोला लोधी के बारे में। रिखोला लोधी का जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में और पिता का नाम है भौ सिंह रिखोला। इनको गढ़वाल का रखवाला और गढ़वाल का भीम कहा जाता है। समय समय पर हम देखेंगे कि लोधी रिखोला महिपति शाह का साथ देगा। दापा अभियान के समय कह लीजिए या फिर सिरमौर अभियान के समय कह लीजिए, रिखोला लोधी हमेशा महिपति शाह का साथ देगा। लेकिन अंत में मरवाया भी महिपति शाह के द्वारा जाएगा, क्योंकि प्रजा भड़का देगी महिपति शाह को कि लोधी रिखोला अब क्या है, शासक बनना चाहता है। तो लोधी रिखोला को मरवाने में भी महिपति शाह का हाथ रहेगा। माधो सिंह भंडारी की अगर हम बात करें, तो
तो माधो सिंह भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? मलेथा गांव में हुआ था। और इन्होंने 3 लोगों के समय अपनी सेवाएं दी थी। एक तो महिपति शाह जो अभी हम देख रहे हैं, इसके बाद आएगी कर्णावती। ठीक है, कर्णावती के टाइम पे भी हम देखेंगे माधो सिंह भंडारी को, और पृथ्वीपति शाह के समय भी ये देखने को मिलेंगे। तो 3 राजाओं के समय, 3 शासकों के समय अपनी सेवाएं देंगे माधो सिंह भंडारी। वैसे तो इसके बाद का शासक पृथ्वीपति शाह ही बनेंगे, लेकिन छोटे होने के कारण कर्णावती उनकी देखरेख करेगी। तो 3 लोगों को अपनी सेवाएं देंगे। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अभी माधो सिंह भंडारी के बारे में। बनवारी दास भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी साथ देते हैं ये भी महिपति शाह का। और जब कुमाऊं से अंतिम युद्ध होता है महिपति शाह का, तो उस युद्ध में बनवारी दास भी मारे जाएंगे। तो ये भी हमारा अभी आगे आएगा टॉपिक। बर्थवाल ब्रदर्स भी काफ़ी खतरनाक भाई थे और ये तलवार चलाने में निपुण थे। दोनों हाथों से तलवार चलाने में निपुण भाई थे बर्थवाल ब्रदर्स, और दापा अभियान के समय इनकी मौत होगी। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में अभी बता दिया है, इनके बारे में अब डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर चित्र देख लीजिए क्या है। महिपति शाह कहाँ बैठे हैं? गढ़वाल में बैठे हैं। महिपति शाह कहाँ बैठे हैं? गढ़वाल में बैठे हैं। और यहाँ पर कुमाऊं में है तिरुमल चंद का शासन। तिरुमल चंद को किसने गद्दी पर बैठाया था? श्याम शाह ने। तिरुमल चंद के समय विद्रोह हुआ था ना, मैंने आपको बताया था, और विद्रोह होकर तिरुमल चंद गढ़वाल भागा था। लेकिन उस समय शासक कौन था? श्याम शाह। और श्याम शाह ने तिरुमल चंद की मदद करी थी, और श्याम शाह की मदद से ही तिरुमल चंद गद्दी पर यहाँ पर बैठा है कुमाऊं में। और लेकिन इस समय अब शासक कौन है? महिपति शाह। अब मैंने आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा क्या दिखाया गया है कि पश्चिमी दिशा में अभियान चला रहा है लोधी रिखोला। उत्तरी दिशा में देखिए माधो सिंह भंडारी को, यहाँ पर आक्रमण करेगा तिरुमल चंद, और यहाँ पर बनवारी दास। तो चारों दिशाओं में लगभग यहाँ पर महिपति शाह के द्वारा आक्रमण करवाया जाता है। किसी दिशा में तो ये खुद जाता है, किसी दिशा में कभी माधो सिंह भंडारी को भेजता है, तो कभी लोधी रिखोला को भेजता है। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम दिशा में ही लोधी रिखोला को भेजा गया था। दापा अभियान में भी लोधी रिखोला को एक बार भेजा गया था और ये वहाँ पर जीता भी था। उसके बाद इसको कहाँ भेजा गया? लोधी रिखोला को पश्चिम दिशा में भेजा गया कि सिरमौर पर आप आक्रमण करो। तो पश्चिम दिशा में सिरमौर पर आक्रमण करता है कौन? लोधी रिखोला, और वहाँ के कई महत्वपूर्ण गढ़ों को जीत भी लेता है, जैसे कालसीगढ़, विराटगढ़। ये सारे गढ़ क्या कर लेता है? गढ़वाल के कब्जे में आ जाते हैं। कालसीगढ़ हो गया, विराटगढ़ हो गया, तो सारे ये गढ़वाल के कब्जे में आ जाते हैं। तो इस समय सिरमौर का राजा है कर्म प्रकाश। तो कर्म प्रकाश बड़ी टेंशन में आ जाता है कि लोधी रिखोला को कैसे रोका जाए। लेकिन लोधी रिखोला रुकता नहीं है और सिरमौर के लगभग काफ़ी गढ़ों को जीत लेता है। तो लोधी रिखोला काफ़ी परेशान करेगा यहाँ पर सिरमौर को, और सिरमौर की जनता इतनी परेशान हो जाती है, तो यहाँ के लोग कसम खाते हैं कि तब तक हम खुली छत के नीचे सोएंगे जब तक यहाँ लोधी रिखोला जैसा वीर पैदा नहीं हो जाता और वो हमारी हार का बदला नहीं ले लेता। और इसी तरह महिलाएं कसम खाती है कि वो घाघरों में नाड़ा नहीं बांधेगी, बल्कि ऐसे ही थोड़ा सा लटकाया करेगी। तो इस प्रकार की कस्में खाई जाती है। लोधी रिखोला इतना पावरफुल शासक था, इतना नाक में दम कर दिया था कि इस प्रकार की कस्में खानी पड़ी महिलाओं को कि वो अपने घाघरे में नाड़ा तक नहीं बांधेगी। तो ध्यान रखेंगे, लोधी रिखोला इतना पावरफुल शासक था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे मुझे पता है, लेकिन ये केवल आपको एक कहानी में बता रहा हूँ कि लोधी रिखोला को मुख्य रूप से पश्चिम दिशा का अभियान सौंपा गया था और उन्होंने सिरमौर के गढ़ों को जीता था। और इस समय सिरमौर का राजा कर्म प्रकाश है, और सिरमौर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो लोधी रिखोला पर इसीलिए गढ़वीर महाकाव्य लिखा गया रूप मोहन सकलानी द्वारा। तो इतना पावरफुल सेनापति था महिपति शाह का। तो रिखोला लोधी पर गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी द्वारा लिखा गया। जरूर आप इस फैक्ट को भी नोट कर लें। तो जितना मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पर मुंह से कुछ चीज़ें लिखना संभव नहीं हो पाता है, तो आप सब कुछ लिखते हुए चलिए, ठीक है। अब क्या होता है, लोधी रिखोला की हमने पूरी बात कर दी है। पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंह रिखोला। गांव का नाम बता दिया है, सॉरी जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था। गढ़वाल का रखवाला और गढ़वाल का भीम कहा जाता है। और मुख्य रूप से पश्चिमी दिशा का अभियान सौंपा गया था लोधी रिखोला को। अब बात करते हैं, माधो सिंह भंडारी को उत्तर दिशा में भेजा गया था दापा अभियान के लिए। अब दापा अभियान के लिए भेजा गया था महिपति शाह ने माधो सिंह भंडारी को, लेकिन दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर सरोला ब्राह्मण ठंड से मरने लगते हैं। अब देखिए, जब भी कोई
राजा सेना भेजता है, युद्ध होता है। तो युद्ध ऐसा नहीं है कि आज लड़ा और कल ख़त्म हो गया। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक एक साल तक युद्ध हुआ करते थे। तो इसलिए अपने साथ ये क्या करते थे, खाने की सामग्री लेके जाते थे, एक खाना बनाने वाला लेके जाते थे। तो पूरी टीम चलती थी, ऐसा नहीं है कि केवल सेना ही सेना जा रही है। तो उन सेना के लिए खाना बनाने वाला भी चाहिए, जिसे कि परमार वंश में क्या कहा जाता था, रसोइया या सरोला ब्राह्मण। तो सरोला ब्राह्मण को रसोइया भी कहा जाता था। तो कई सरोला ब्राह्मणों को अपने साथ लेके गए थे ये दापा अभियान में खाना बनाने के लिए। लेकिन सरोला ब्राह्मणों को खाना बनाने में यहाँ दिक्कत होने लग गई, क्योंकि तिब्बत का जो ये दापा वाला इलाका है, ये एक ठंडा इलाका है। और ठंडे वाले इलाके में भी इन रसोइयों को क्या करना पड़ता था, खाना बनाने से पहले नहाना पड़ता था। ठीक है, नहाना, वैसे ही ठंड में यार यहीं बुरे हाल हो जाते हैं, तिब्बत में क्या होता होगा सोचो। तो नहाना पड़ता था, ठीक है। और नहाने के बाद ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे जो सिले हुए ना हो, बिना सिले हुए कपड़े। तो यानी कि धोती पहन सकते हैं, और धोती के अलावा और क्या हो सकता है, तो मतलब जिसमें सिला हुआ ना हो। तो धोती, लुंगी, इस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते थे इन सरोला ब्राह्मणों को। और फिर खाना बनाना पड़ता था। अब यहाँ पे यार जा तो रखे हैं युद्ध लड़ने के लिए, अब खाते या नहाते रहेंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे, सोचने वाली बात है ना। अब नहाते रहेंगे और खाते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना ऐसे में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब खाना बनाएंगे कौन, सरोला ब्राह्मण। तो जब खाना बनाएंगे तो बीमार होने लग जाएंगे। और सरोला ब्राह्मणों के द्वारा खाना कैसे बनाया जाता था, अब थोड़ा सा पूरा सा सुन लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले नहाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। कैसे कपड़ों में, बिना सिले हुए कपड़ों में। और जो सैनिक खाना खाएंगे ना, ये मान लीजिए ये सैनिक है, ये सैनिक खाना खाएंगे तो इनको भी नहाना पड़ेगा। और नहाने के बाद इनको भी ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर सरोला ब्राह्मण इनको जब खाना परोसते थे तो टच नहीं करना एक दूसरे को, ऐसी प्रथा थी उस समय। अरे यार इतनी कट्टरपंथी तो अभी भी देखने को मिलती है, तो सोचो उस समय कितना रहा होगा। ठीक है, अभी भी हमारे समाज में जात पात को लेकर कितना मतभेद है, कितना भेद है, ये आप देख सकते हैं। तो उस समय तो कितना रहा होगा, आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात है ये। तो महिपति शाह के समय क्या होता है, दापा अभियान में इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है। तो सरोला ब्राह्मण कैसे खाना बनाते हैं, ये खाना कैसे देते हैं, बिना टच किए हुए। मान लीजिए सरोला ब्राह्मण सैनिकों को खाना दे रहे हैं और एक दूसरे पे ये टच हो जाते हैं, तो भैया फिर से इन सरोला ब्राह्मणों को नहाना पड़ता था। फिर वो खाना पूरा कूड़े में फेंकना पड़ता था, और फिर धोती पहन के या लुंगी पहन के खाना बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे दिक्कत पैदा हो गई। महिपति शाह ने बोला भैया मैं तो युद्ध लड़ने गया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो अब खाने की व्यवस्था ही नहीं हो रही है। तो महिपति शाह ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, और सरोला ब्राह्मण भेजता हूँ। तो यहाँ पर और सरोला ब्राह्मण भेजे गए, ताकि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो सके। लेकिन फिर भी सरोला ब्राह्मण ठंड से बीमार होने लगे, कुछ मर गए। तो महिपति शाह को यहाँ पर माधो सिंह भंडारी कहते हैं कि भैया कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। इसके बाद महिपति शाह ने क्या किया, देखिए ब्राह्मण वर्ग में अलग अलग वर्ग रहते होंगे उस समय। मान लीजिए रतूड़ी है, ठीक है, भट्ट है, उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए रतूड़ी है, भट्ट है, और सकलानी है, कुछ भी है। तो महिपति शाह ने क्या किया कि रतूड़ी जो लोगों को बोल दिया कि आज से तुम क्या हो, सरोला ब्राह्मण के अंतर्गत आओगे। भट्ट को भी बोल दिया तुम भी सरोला ब्राह्मण के अंतर्गत आओगे। तो इस प्रकार उसने संख्या बढ़ाई। अलग अलग जो ब्राह्मणों की जातियां हुआ करती थी, उनको सरोला ब्राह्मण का दर्जा दे दिया महिपति शाह ने। और इससे सरोला ब्राह्मणों की संख्या बढ़ने लग गई, और यहाँ पर कई सरोला ब्राह्मण भेजे गए, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर माधो सिंह भंडारी ने कहा कि भैया कोई ऐसी प्रथा चलाओ जिससे अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। फिर माधो सिंह भंडारी की सलाह पर रोटी सूची प्रथा शुरू करते हैं कौन, महिपति शाह। मेरी समझ से तो भैया ये प्रथा एकदम बाहर है। अब क्यों बाहर है देखते हैं। महिपति शाह ने घोषणा करी कि अब खाना बनाया जाएगा किसके द्वारा, सरोला ब्राह्मणों के द्वारा। और रोटी जो बनाई जाएगी ना, वो साफ मानी जाएगी। केवल रोटी, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, केवल रोटी को शुद्ध माना जाएगा। अजयपाल के सामने हमने पढ़ा था कि सरोला ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भात सूची माना जाएगा, अर्थात साफ माना जाएगा। तो वो भी मुझे अजीब लगा, केवल भात, दाल नहीं खाओगे साथ में। अब रोटी है, रोटी के साथ सब्जी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अलग है प्रथा। अब हो सकता है इस रोटी सूची प्रथा के अंतर्गत ऐसा हुआ होगा कि भैया सरोला ब्राह्मणों के द्वारा कुछ भी जो बनाया जाएगा अब साफ माना जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से इसको रोटी सूची प्रथा कहा जाता है। और महिपति शाह ने कहा कि अब आप पूरे कपड़े पहन के खाना यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि अब वैसे अगर धोती लुंगी में खाना बनाएंगे तब तो यहाँ पे नहाते और खाते ही रह जाएंगे बस, और कुछ नहीं, युद्ध तो हो नहीं पाएगा।
तो यहाँ पर माधो सिंह भंडारी की सलाह पर रोटी सूची प्रथा कौन शुरू करेंगे? महिपति शाह। तो अजीब प्रथा है, केवल रोटी शुद्ध मानी जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई? महिपति शाह के द्वारा चलाई गई। इसके बाद यहाँ पर माधो सिंह भंडारी भयंकर युद्ध लड़ते हैं, दापा को जीतते हैं, छपरांग, और यहाँ पर भयंकर लूटपाट मचा देते हैं। कौन? माधो सिंह भंडारी, और जीत जाते हैं। और कुछ समय तक यहाँ पर रहते हैं और वापस आ जाते हैं कहाँ? अपने गढ़वाल में। और यहाँ का जो शासन है वो बर्थवाल भाइयों को शासन दे देते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि दोनों भाई तलवारबाज थे, और इनमें से एक भाई का नाम भीम सिंह बर्थवाल था। तो दोनों भाई बहुत भयंकर तलवारबाज थे। लेकिन दापा का राजा क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि माधो सिंह भंडारी यहाँ का शासन बर्थवाल भाइयों को सौंपकर वापस चला गया है, तो ये अपनी सेना को और मजबूत करता है। कुछ समय तक चुपचाप रहता है और फिर बर्थवाल भाइयों पर आक्रमण कर देता है, जिसमें बर्थवाल भाइयों की मौत हो जाती है। तो दापा अभियान में बर्थवाल भाइयों की मौत हो जाती है। ये बर्थवाल भाई इतने वीर थे कि इनकी तलवारें आज भी दापा घाट के बौद्ध मंदिरों में रखी गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि किसकी तलवारें कहाँ रखी गई है? दापा घाट के बौद्ध मंदिरों में रखी गई है। तो बर्थवाल भाइयों की तलवारें दापा के बौद्ध मंदिरों में रखी गई है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से? देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है इस चित्र से, इस पन्ने से क्या ध्यान रखना है? लोधी रिखोला को मुख्य रूप से पश्चिम दिशा का अभियान सौंपा गया था और उसने सिरमौर के गढ़ों को जीता था, कालसीगढ़ और विराटगढ़ को। इस समय सिरमौर का राजा कर्म प्रकाश था। लोधी रिखोला पर एक महाकाव्य लिखा गया है, गढ़वीर महाकाव्य, रूप मोहन सकलानी द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। महिपति शाह द्वारा दापा पर अभियान के लिए माधो सिंह भंडारी को भी भेजा गया था। भेजा तो लोधी रिखोला को भी गया था, लेकिन माधो सिंह भंडारी ज़्यादा मेन है। मान ले डेट नहीं पूछने वाला, बहुत कम चांस है कि जो डेट पूछेगा। तो यहाँ पर दापा में, तो दापा अभियान के दौरान ही महिपति शाह ने रोटी सूची प्रथा शुरू करी थी माधो सिंह भंडारी की सलाह पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से वापस आ गया था माधो सिंह भंडारी जीतने के बाद, और यहाँ का शासन बर्थवाल भाइयों को सौंपा गया था, जिनकी तलवारें दापा घाट के बौद्ध मंदिरों में सुरक्षित रखी गई है। एक तो ये ध्यान रखना है। और महिपति शाह के समकालीन कौन है? कुमाऊँ में तिरुमल चंद समकालीन है। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ भी समकालीन था। शाहजहाँ ने निमंत्रण दिया था राज्याभिषेक का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो मैंने पहले पेज में बता दिया था। अब बात कर लेते हैं माधो सिंह भंडारी के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में। ये फैक्ट वन लाइन में आप फटाफट से लिख लीजिए। पत्नी का नाम क्या है? उदीना, और पुत्र का नाम है गजे सिंह। पिता का नाम क्या है? सोनबाण कालो भंडारी। और सोनबाण यानी स्वर्णिम विजेता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राजा मानसा के द्वारा दी गई थी। किताबों में आपको ये वर्णन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन नेट में या अनुश्रुतियों में इस बात का वर्णन मिलता है कि स्वर्णिम विजेता की उपाधि राजा मानसा द्वारा दी गई थी। किसे? कालो भंडारी को। नाम तो कालो भंडारी था, उपाधि है सोनबाण। उपाधि सोनबाण क्यों है? एक बार की बात है, अकबर के समय में क्या होता है, गढ़वाल की कुछ उपजाऊ भूमि को लेकर विवाद हो जाता है। तो अकबर व कुमाऊं का राजा गरुड़ ज्ञानचंद इस उपजाऊ भूमि को हड़पना चाहता था, और इस समय राजा कौन थे? मानसा थे। तो अकबर व गरुड़ चंद ने युद्ध कला में निपुण अपने दो सैनिकों को भेजा था, कहाँ पर? कब्जा करने के लिए उस उपजाऊ भूमि पर। लेकिन ये कालो भंडारी अकेले ही उन 4 आदमियों को हरा देता है, जिससे खुश होकर मानसा इनको स्वर्णिम विजेता की उपाधि दे देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, बुक में आपको बहुत कम जगह मिलेगी है, बुक में कहीं भी नहीं मिलने वाला शायद। माधो सिंह भंडारी का जन्म कहाँ हुआ है? मलेथा गांव में, और ये मलेथा गांव अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु बिसर तिब्बत में होगी छोटा चीनी युद्ध या तुमुल युद्ध के समय। अब देखते हैं माधो सिंह भंडारी को और क्या कहा जाता है। गर्वभंजक कहा जाता है, और 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माधो सिंह भंडारी को। 16वीं सदी का पहला इंजीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बड़े से पहाड़ को तोड़ के एक सुरंग बनाते हैं, और उस सुरंग के माध्यम से अपने गांव में ये पानी लाते हैं। अब थोड़ा सा स्टोरी सुन लेते हैं, खतरनाक स्टोरी है इनके बारे में। एक मलेथा गांव पड़ता है अलकनंदा नदी के किनारे, और ये गांव श्रीनगर और चंद्रभागा नदी के बीच में। यहाँ पे एक बार देखते हैं, पूरा सा जूम करते हैं। तो श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में एक गांव है मलेथा, जहाँ पर जन्म हुआ था माधो सिंह भंडारी का, और ये गांव पड़ता है टिहरी में। तो यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि मलेथा गांव में पानी का बहुत ज़्यादा अभाव था, इसलिए माधो सिंह भंडारी क्या करते हैं, कसम खाते हैं कि वो क्या करेंगे, मलेथा गांव में पानी लेके आएंगे।
और पानी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अलकनंदा नदी का पानी ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था कि नदी का पानी ऊपर लेके आ जाए, ये गांव थोड़ा ऊंचाई पर था। इसलिए इन्होंने सोचा कि जो इनके बगल में तो पहाड़ के दूसरी तरफ चंद्रभागा नदी बहती है, उसका पानी मैं क्या करूँगा, मलेथा गांव में लेके आऊँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि होता क्या है, जब ये इस पहाड़ को तोड़ रहे होते हैं, एक भैरव देवता का मंदिर टूट जाता है और भैरव देवता इनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पूरा पहाड़ भी तोड़ देगा ना, फिर भी इस नदी का पानी तेरे गांव में नहीं आ पाएगा। लेकिन तुझे अगर अपने गांव में पानी लाना है तो अपने बेटे गजे सिंह की बलि देनी होगी। इसके बाद माधो सिंह भंडारी अपने बेटे गजे सिंह की बलि देते हैं और फिर गांव में पानी आने लगता है। तो इस प्रकार की कहानी कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें तो ये चीज़ें ध्यान, ये कहानी तो कुछ आएगी नहीं एग्जाम में कि कहानी लिखो भैया कि क्यों उसने, कैसे उसने अपने गांव में पानी लाया था। ध्यान रखना है, जन्म हुआ था मलेथा गांव में और छोटा चीनी या तिब्बत तुमुल युद्ध के समय मारे गए थे। मलेथा गांव अलकनंदा नदी के किनारे है। गर्भभंजक और 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। पिता का नाम सोनबाण कालो भंडारी है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, श्री रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वार रजत पत्र अभिलेख में माधो सिंह के द्वितीय पुत्र गजे सिंह, उसकी पत्नी मथुरा बौराणी तथा पौत्र अमर सिंह का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है, अगर प्रश्न बनता है कि माधो सिंह के द्वितीय पुत्र गजे सिंह, उसकी पत्नी मथुरा बौराणी का उल्लेख किस, कहाँ के रजत पत्र अभिलेख में मिलता है, तो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग। अगर एग्जाम में आपको कुछ पता ना चले कि कहाँ पर ये उसका उत्तर है, मतलब कोई भी अभिलेख पूछा जाता है, तो आंख बंद करके क्या मार देना, रघुनाथ मंदिर का, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग। तो क्योंकि अधिकांश अभिलेख कहाँ से मिले हैं, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाए तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर पर आंख बंद करके आप उत्तर मार देना। माधो सिंह भंडारी ने महीपति शाह, रानी कर्णावती एवं पृथ्वीपति शाह के समय अपनी सेवाएं दी थी। तो ये तो मैं आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं महीपति शाह द्वारा लोधी रिखोला को मरवाया जाना। तो महीपति शाह द्वारा लोधी रिखोला को मरवाया जाता है क्योंकि लोधी रिखोला एक पावरफुल सेनापति था महीपति शाह का, जो कि इसके लिए पश्चिमी दिशा में अभियान चलाता है। तो पश्चिमी दिशा में अभियान चलाने के बाद जब वहाँ पर सिरमौर के लोग ऐसी उल्टी सीधी कस्में खाने लगते हैं और इसकी वीरता से क्या होता है, फिर गढ़वाल के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, लोग जलने लगते हैं। होता ही है यार, जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग क्या करते हैं, जलने लगते हैं। तो ऐसे ही लोधी रिखोला के साथ होता है और प्रजा इससे जलने लगती है और राजा के कान भर देती है कि लोधी रिखोला क्या है, अब राजा बनना चाहता है। तो महीपति शाह को डर लगता है यार कि हाँ, क्या पता लोधी रिखोला जब पश्चिम अभियान में सिरमौर के इतने किलों को अकेला जीत सकता है तो हो सकता है वो मुझे राजा से भी हटा दे। तो लोधी रिखोला ने क्या किया था, अपनी वीरता से गढ़वाल के क्षेत्र में वृद्धि की और अब हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण गढ़ किले गढ़वाल के अधिकार में लिए थे। लोधी रिखोला की इस प्रसिद्धि से कुछ लोगों ने महीपति शाह के कान में गलत अफवाहें फैला दी, जिस कारण महीपति शाह ने लोधी रिखोला को ही मरवा दिया। एक गड्ढा बनाया, ठीक है, एक जगह ज़मीन पे क्या किया, गड्ढा किया यहाँ पर, और गड्ढे के नीचे भाले बिछा दिए, तलवारें बिछा दी, ऊपर से घास फूस डाल दी। लोधी रिखोला गुजर रहा था रास्ते से और इस गड्ढे में जाकर वो मर जाता है। और जब इस लोधी रिखोला की माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे को इस तरीके से मरवाया गया है, तो वो भी श्राप देती है फिर कि जिस तरीके से मेरा बेटा गड्ढे में जाकर गिरा है, उसी प्रकार तेरा महल और तेरा राज्य भी एक दिन डूब जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि उसी श्राप के चलते आज हमारा जो पुरानी टिहरी है ना, वो डूब गया। अब ये तो कहावतें हैं, ऐसा कई श्राप देंगे ऐसे तो लोग, जय कीर्ति शाह के समय भी देखेंगे हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, तो महीपति शाह ने लोधी रिखोला को मरवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा ये लोधी महीपति शाह 200-400 नागा साधुओं की हत्या करवा देगा कुंभ मेले में हरिद्वार में। भैया लो 2-4 नागा साधुओं को भी इसने मरवा दिया, पता नहीं क्यों मरवा दिया यार। अब देखो ना, सन की शासक तो वैसे ये है, श्याम शासक सन की शासक, तो मुझे ये लगा पहले तो बेचारे ने लोधी रिखोला को मरवा दिया, अब नागा साधुओं की हत्या भी करवा दी, कहाँ, हरिद्वार के कुंभ मेले में। अब क्या हुआ, कुंभ मेले के बाद ऋषिकेश के भरत मंदिर में गया। भरत मंदिर में जाने के बाद इनको लगा कि भरत मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है भरत जी की, ये क्या कर रही है, मुझे घूर रही है। तो भरत जी की मूर्ति की आंखें ही निकलवा दी महीपति शाह ने। अब 3 पाप कर दिए, एक तो पहले लोधी रिखोला को मरवा दिया,
फिर नागा साधुओं की हत्या कर दी, और अब भरत मंदिर से क्या कर ली, आंखें निकलवा दी। और जिस समय इसने नागा साधुओं की हत्या करी थी ना, तो उस समय कुछ साधुओं के शरीर से खून नहीं निकला बल्कि दूध की बौछारें निकलने लग गई। तो बहुत ज़्यादा डर गया महिपति शाह कि भैया ये हो क्या रहा है। और ये 3 पाप करने के बाद महिपति शाह को खुद से ग्लानि महसूस होने लगी और वो श्रीनगर चले गया एक पंडित के पास। पंडित के पास चले गया, बोला कि भैया सॉल्यूशन बता, मैंने इतने पाप कर दिए हैं, अब क्या किया जाए। तो पंडित ने इसको 3 ऑप्शन दिए। एक तो ऑप्शन दिया पीपल के पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ले, नंबर 1, या फिर पिघला हुआ सोना पी ले, या फिर किसी युद्ध में लड़ लो और उस युद्ध में मर भी जाओ। लड़ना नहीं है, मरना भी है। तो किसी युद्ध में क्या करो, लड़ लो और लड़ते हुए शहीद हो जाओ, वीर गति को प्राप्त हो जाओ। तो महिपति शाह को लगा यार पीपल के पेड़ के नीचे फांसी, राजा के लिए बड़े शर्म की बात हो जाएगी ना, पीपल के पेड़ के नीचे कि राजा ने आत्महत्या कर दी। प्रजा क्या बोलेगी कि राजा इतना डरपोक था कि आत्महत्या कर दी भाई, किसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। फिर बोला कि पिघला हुआ सोना भी आत्महत्या करने जैसा ही है यार, सुसाइड ही तो हो गया, पिघला हुआ सोना पी दिया, तो आत्महत्या करने वाले काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर महिपति साहब बोलता है किसी के साथ युद्ध लड़ना है तो मैं तो अब करूँगा युद्ध, और युद्ध किससे करूँगा, तिरुमल चंद से। ये देखिए, तो महिपति शाह की मृत्यु कैसे होती है, तिरुमल चंद को बोलता है कि आओ भैया मुझसे क्या करो, अब युद्ध लड़ो। अब तिरुमल चंद कन्फ्यूज हो जाता है यहाँ पे, यार कि मैं युद्ध क्यों लड़ूं, एक तो तुम्हारे पूर्वजों ने ही मुझे यहाँ पर गद्दी पर बैठाया था ना, श्याम शाह ने। तो तिरुमल चंद ने एक लेटर भेजा महिपति शाह को कि तुम्हारे पूर्वजों ने ही मुझे यहाँ गद्दी पर बैठाया है और तुम्हारी बदौलत ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 रोटी खा पा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुमसे युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। तो महिपति शाह को ये चिट्ठी भेजी। महिपति शाह ने बोला नहीं भैया, मुझे तो युद्ध लड़ना है तो लड़ना है, मुझे क्या करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है। और बड़ी सी सेना लेके चले गया कहाँ, युद्ध लड़ने के लिए तिरुमल चंद से। तो तिरुमल चंद ने बोला भैया जब तुझे पापों का प्रायश्चित करना है तो छोटी मोटी सेना लेके आ, क्यों लोगों को मरवा रहा है फालतू में, ठीक है, खुद मरना है अगर तो जनता को क्यों मरवा रहा है, क्यों सैनिकों को मरवा रहा है, 2-4 सैनिक लेके आ, मैं भी 2-4 सैनिक भेजूंगा और कर लेंगे युद्ध, देखा जाएगा फिर जो होगा। तो महिपति शाह क्या करता है, फिर कोसी नदी के किनारे डेरा जमा देता है, लेकिन फिर भी तिरुमल चंद युद्ध लड़ने नहीं आएगा। इसके बाद महिपति शाह क्या करेगा, कुछ चूड़ियाँ तिरुमल चंद के लिए भिजवाएगा, एक बेइज्जती करने के लिए कि चूड़ियाँ पहन ले बेटा तू, जब तू युद्ध नहीं लड़ सकता तो तू क्या कर ले, चूड़ियाँ पहन ले तिरुमल चंद फिर भी युद्ध लड़ने नहीं आएगा। अब क्या करेगा महिपति शाह, अटैक कर देगा सीधे कहाँ, तिरुमल चंद के दरबार पे, ठीक है। तो तिरुमल चंद के दरबार पे अटैक कर देगा और तीरों की बौछार कर देगा तिरुमल चंद के महल में। लास्ट में फाइनली तिरुमल चंद कहता है कि नहीं भैया अब तो बहुत हो गया, चूड़ियाँ भी भेज दी, अब तलवारें और तीरें क्या क्या हो रहा है अब। तो तिरुमल चंद भी अपने 2-4 सैनिक भेजेगा और यहाँ पर महिपति शाह इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो ज़बरदस्ती मरता है बेचारा ये, ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकता था, पावरफुल शासक था, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मर जाता है। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1634 में, और इस युद्ध को कुमाऊँ युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महिपति शाह की मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काकोवा मोर युद्ध में ये मरा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुमाऊँ युद्ध में मरा था, और इस कुमाऊँ युद्ध में महिपति शाह के साथ इसका मुख्य जो सेनापति था ना, बनवारी दास, बताया था मैंने नाम, तो बनवारी दास भी मारा गया था कुमाऊँ युद्ध में। महिपति शाह भी मरा और बनवारी दास भी मरा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काकोवा मोर युद्ध में ये मरा था। अब ये कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान मोलाराम के अनुसार इस युद्ध में महिपति शाह की मृत्यु हुई और महिपति शाह का सेनापति बनवारी दास भी इसी युद्ध में मारा गया। तो मोलाराम के अनुसार काकुआ मोर युद्ध में मारा गया था महिपति शाह, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तिरुमल चंद के साथ युद्ध लड़ते हुए महिपति शाह और बनवारी दास की मौत हुई थी। जबकि कविराज तथा विजयराम शर्मा के अनुसार इस युद्ध में महिपति शाह की विजय हुई थी। किस युद्ध में, इस युद्ध में। तो कवि देवराज और विजयराम शर्मा कह रहे हैं कि इस युद्ध में महिपति शाह जीत गया था, मरा नहीं था। तो प्रश्न कई प्रकार से यहाँ पे बन सकता है। हो सकता है एग्जामिनर देखिए क्या दे दे कि महिपति शाह की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी, और इन प्रश्नों का यहाँ पर कोई जिक्र ना करे, डायरेक्ट दे दे काकोवा मोर युद्ध और अलग अलग युद्ध दे दे, बाकी भंगाणी का युद्ध दे दे या कुछ अलग ऑप्शन दे दे, तो उत्तर आपका काकोवा मोर युद्ध हो जाएगा। तो काकोवा मोर युद्ध का संबंध किससे है, ये भी पूछ सकता है महिपति शाह से। काकोवा मोर एक राजा भी था, मैंने आपको बताया था, वो अलग चीज़ है।
तो काको व मोर युद्ध किसका का संबंध किससे है? महिपति शाह से है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अर्ली जेसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया बुक, तो किसके द्वारा लिखी गई है? सी वेसल्स के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक में एंड्राड्रे का विवरण छपा है जिसमें महिपति शाह के तिब्बत अभियान पर प्रकाश डाला गया है। इस बुक के अनुसार महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, तो ध्यान रखेंगे 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। एक बुक और है दी जेसूट एंड द ग्रेट मुगल्स, और ये मैक लेगन द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें भी तिब्बत अभियान पर प्रकाश डाला गया है महिपति शाह के। तो इतने फैक्ट महिपति शाह से आपको ध्यान रखने हैं। अब हम ऑनलाइनर सीरीज पे चलते हैं। जसपुर का प्राचीन नाम, ये तो सीधे याद रखने हैं आपको, शाह जफर और सहजगीर। जसपुर के प्राचीन नाम क्या है? शाह जफर और सहजगीर। तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति के लिए नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए थे? तो 1897 में ये नियम निर्धारित किए गए थे, लेकिन लागू हुए थे 1906-07 में। ठीक है। बिल्ले घाटी कहाँ है? ताड़ी खेत ब्लॉक अल्मोड़ा में, और ये घाटी सेबों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कैंची धाम किस नदी के किनारे बसा है? तो सिपरा नदी के किनारे कैंची धाम बसा है। और कैंची धाम किस जिले के अंतर्गत आता है? नैनीताल में। तो प्रतिवर्ष 15 जून को मेला लगता है नीम करोली बाबा की याद में, और नीम करोली बाबा को जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश में, और इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो नीम करोली बाबा के बचपन का नाम या वास्तविक नाम कह सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण शर्मा, और बचपन का नाम बता दिया ये। और ये कहते हैं हनुमान भक्त थे। लक्ष्मी मेरे मामा का नाम भी है, तो हनुमान भक्त थे नीम करोली बाबा, याद रख सकते हैं। चीज़ों को लिंक करना सीखिए यार। नीम करोली बाबा का लक्ष्मी नारायण शर्मा, हो सकता है कोई दोस्त हो आपका लक्ष्मी, या आपके पिता का नाम, या माता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, दोस्त का नाम, किसी का भी हो सकता है। तो लिंक करो चीज़ों को। तो नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम या बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, और ये क्या थे? हनुमान भक्त थे। काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा था, और यह किस चंद शासक का कर्मचारी था? यूके SSS द्वारा 16 जून 2019 को एक प्रश्न पूछा गया था, मशीन सहायक का पेपर था, तो इसका उत्तर है बाज बहादुर चंद। तो जो काशीनाथ अधिकारी था वो बाज बहादुर चंद का अधिकारी था, तो उसके दरबार में रहा करता था। और बहादुर की उपाधि बाज बहादुर चंद को किसने दी थी? तो शाहजहाँ ने दी थी। और ये प्रश्न भी 16 जून को एग्जाम में पूछा गया था, 16 जून 2019, जस्ट अभी लेटेस्ट हुआ एग्जाम। तो बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। जयदत्त जोशी के संपादन में नैनीताल से प्रकाशित उत्तराखंड का समाचार पत्र कौन सा था? तो ये भी यहाँ पर पूछा गया है। यूके SSS का पेपर था, 16 जून को हुआ था, और इसका उत्तर है समय विनोद। तो समय विनोद कहाँ से प्रकाशित होता था? नैनीताल से, जयदत्त जोशी के संपादन में। कबूतर खाना उपन्यास शैलेश मटियानी का है। ठीक है। रेमजे कब कमिश्नर बना? 10 फरवरी 1856। इनको आप 1 लाइन में फटाफट से लिखते रहिए, याद करते रहिए। शैलेश मटियानी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में भी बताया जाएगा इसके बारे में। रेमजे कमिश्नर जब हम पढ़ेंगे, कमिश्नरों के बारे में पढ़ेंगे उत्तराखंड में, तो वहाँ पर डिटेल में उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये 1 लाइनर फैक्ट आप याद करते हुए चलिए। ठीक है। इससे आपके कोर्स को क्या मिलेगी? एक तीव्रता मिलेगी, एक गति मिलेगी। हमें केवल इतिहास में ही नहीं फंसे रहना है। ठीक है। इसीलिए हमने 2 दिन इतिहास की क्लास रखी है, बाकी 3 दिन हमने विमल भाई की क्लास रखी है, ताकि सब चीज़ें साथ में चलती रहे। और शनिवार को प्रैक्टिस सेट रखा है। ऐसा नहीं है कि इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास पढ़ रहे हैं, 6 महीने बाद 6 महीने तक इतिहास ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सभी चीज़ें हम साथ में लेके चल रहे हैं। काशीपुर परगने को किस वर्ष तराई में सम्मिलित किया गया? तो 1870 में इसको सम्मिलित किया गया। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास विधि नैनीताल जिला की स्थापना। तो अलग अजीब सा प्रश्न है ना, अजय रावत में दिया गया है, पढ़ेंगे हम इसे बाद में डिटेल में। तो कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास विधि नैनीताल जिला की स्थापना 1906 में की गई। तो आप लोगों को यार वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो आप बिल्कुल भी बताते भी नहीं है कमेंट करके, रिप्लाई करके कि हाँ, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आप लोगों को सही लग रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है। तो ज़रूर आप हमें बताते रहें, या कहीं पे कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है यार, कमी सब में होती है, हो सकता है कहीं पर मैं गलत हूँ। तो कहीं पर अगर लगता है आपको कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं उसे सही कर सकूँ। वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि गलती ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो आप ज़रूर हमें सूचित कर दें। धन्यवाद।